कि नीट का किस किस का है, डॉक्टर किस किस को बनना है आपको, और डॉक्टर का किसका है? किसी का नहीं। और आगे प्रोफेसर, प्रोफेसर टीचिंग लाइन में किसको जाना है? रिसर्च प्रोफेसर, टीचर आपको। डॉक्टर तू हाथ खड़ा क्यों नहीं किया आपने? इन्होंने किया था, बस किया था। रिसर्च और प्रोफेसर टीचिंग लाइन में किसको जाना है? डॉक्टर में ये दो, आप रिसर्च में ना, और प्रोफेसर वगैरह। अच्छा ठीक। तो जो देखो लाइफ साइंस है, ये मिलके बनता है। कुछ लाइफ साइंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आपके आता है जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, और आपका आता है जैसे इसमें बायोकेमिस्ट्री, इसमें आता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक, और इसमें आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक, इसमें आता है ह्यूमन जेनेटिक्स, अच्छा। तो ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारे फील्ड्स आते हैं। ये मैंने बेसिक लिखे, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, ये बेसिक हैं लाइफ साइंस के। और लाइफ साइंस का ही जो ये तुम्हारा ये डॉक्टरी वाला फील्ड है, नीट वगैरह है, ये सारा तुम्हारा लाइफ साइंस के। ऑब्वियसली उसमें हम पढ़ते ही हैं, जूलॉजी बॉटनी के बेस पढ़ते हैं, उसमें आता भी जूलॉजी बॉटनी है ना। माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल। बिना माइक्रो के मेडिकल का सेकेंड ईयर, MBBS सेकेंड ईयर में पढ़ाते हैं इसको, तो इट्स द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ साइंस। बायोकेमिस्ट्री मेडिकल MBBS के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। बायोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, ठीक। ह्यूमन जेनेटिक्स हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हैं, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, पता नहीं क्या क्या और सारे आते हैं इसमें, ठीक है, बट ये बेसिक है, ठीक हो गई बात। अब बात है 12th 11th 12th वाला कोई नहीं है ना यहाँ पे, बात नहीं है आप, और 11th और 12th वाला कोई नहीं है, 9th 10th। तो सब्जेक्ट अभी इंटरेस्ट किस में है तुम लोगों को, मतलब आपको किस में? हाँ केमिस्ट्री, अच्छा आपको मैथ्स, अच्छा आपको फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री, आपको किस में सब्जेक्ट इंटरेस्ट किस में आपको? आप तीनों में, आप इंटरेस्ट नहीं है, क्या बात, आपको? अच्छा, फिजिक्स वाला कौन था? आप। कैसा पढ़ाते हैं भैया, आता है समझ में? अच्छा पढ़ाते हैं ना। अच्छा केमिस्ट्री, तो भाई देखो केमिस्ट्री तो मेरा भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट फेवरेट है। केमिस्ट्री है भी एक्चुअल में बहुत अच्छा सब्जेक्ट, मतलब इट्स अमेजिंग। और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी केमिस्ट्री के उससे ही ज़्यादा है आगे भविष्य में। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। इवन इसलिए मैं भी मास्टर्स बायोकेमिस्ट्री में ही कर रहा हूँ, डेट्स वाई। इतना वर्सेटाइल सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। हंस रहे हैं क्या बात है, ठीक। तो अच्छा, तो जिसने फिजिक्स बोला फेवरेट सब्जेक्ट, आपने डॉक्टरी में हाथ खड़ा किया था ना? अच्छा, तो फिजिक्स तो आपको बायो पसंद नहीं है, मतलब जूलॉजी बॉटनी बायो में फिजिक्स ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ठीक, और केमिस्ट्री वाला कौन था? आप ना? नहीं आप ही थे। मैथ्स कौन था केमिस्ट्री वाला? तो केमिस्ट्री क्यों अच्छी लगती है? ऐसा कोई खासा कोई रीज़न? अच्छा, समझ ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक। मुझे भी केमिस्ट्री ज़्यादा समझ में आती थी, चाहे BSc में हो चाहे 11th 12th में हो।
ये जूलॉजी बॉटनी ना लिख के, क्योंकि तुम अभी 11th-12th में नहीं हो ना, तो इसको हम स्पेशली एंटी ग्रेविटी वाला काम हो गया ये तो। अगेंस्ट ग्रेविटी काम नहीं कर रहे। इसको हम ना जूलॉजी बॉटनी, तुम लोग अभी बायोलॉजी पढ़ते होंगे, ये लोग नहीं पढ़ते ना जूलॉजी बॉटनी करके, बायो पढ़ते हैं। इनकी एक किताब बायो की होती है इन लोगों की ना। हाँ, ये बायो ना आगे जाके भविष्य में जब तुम 11-12 में जाओगे तो ये जूलॉजी ZOOLOG जूलॉजी एंड बॉटनी, ये बायोलॉजी के ही फर्दर बाइफरकेट करोगे तो ये जूलॉजी बॉटनी मतलब फर्दर 11th-12th में जब तुम जाओगे, ठीक है। अभी तो तुम बायो की एक ही किताब पढ़ते हो, तो ठीक है। तो आपने बोला फिजिक्स आपको पसंद है ना, तो ठीक है। फिजिक्स नीट का कहीं ना कहीं 180 नंबर, 180 का ही तो है, तो फिजिक्स तो आप करोगे अच्छे से। बाकी अगर डॉक्टर बनना है तो अप्रोच ज़्यादा क्या चाहिए, देखो मेरा भी फील्ड बायो वाला फील्ड है, ठीक। और इतना मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो बायो वाला फील्ड है और जो मेडिकल लाइन वाला फील्ड है, इट्स टोटली मतलब मेमोरी रिटेंशन वाला गेम। जितना अच्छा आपका मेमोरी रिटेंशन होगा, ठीक है, उतना आप एक्सेल करोगे इस फील्ड में। इस फील्ड में लॉजिकली बहुत ज़्यादा किसी का दिमाग होता है ना, गणित में अच्छा चलता है, कैलकुलेटिव होता है, वो चीज़ यहाँ ज़्यादा नहीं चाहिए। जो जितना अच्छा याद कर सकता है, ग्रैस्प कर सकता है, फटाफट कॉन्सेप्ट को है, टीचर ने कुछ बोला याद हो गया, फटक से चीज़ों को बहुत याद कर सकता है, वो 5.5 साल का MBBS का कोर्स होता है। 5.5 साल का, आप सुन लेना, आपका डॉक्टर बनना है ना, 5.5 साल का MBBS का कोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर से ही ऐसी पढ़ाई शुरू हो जाती है कि मतलब बच्चा जब नीट दे के आता है ना, तो यही पढ़ता है वो जूलॉजी बॉटनी। और क्या होता है नीट के क्या सब्जेक्ट हैं, हाँ नीट के सब्जेक्ट हैं तुम्हारे जू, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये है तुम्हारे 11th एंड 12th लेवल की, ठीक। 11-12 के स्तर की ये आती है तुम्हारी जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। एक लिमिटेड सीमित दायरा है। नाम बताइए आप अपना। अच्छा, क्लास 10th। आप क्लास 10th। सब 10 वाले हैं, 9-10 वाले हैं। चलो, कौन? हाँ, आप 11th के। ये याद थोड़ी अचानक से जल्दी से नहीं हो पाता ना, ठीक। हाँ, तो मैंने क्या बताया, 11-12 के स्तर की जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आती है नीट के पेपर में। एक सीमित दायरा है। NCERT तुम लोगों ने देखी होगी, है NCERT अगर मास्टर्स कर ली, अगर मास्टर कर ली NCERT में, जूलॉजी, बॉटनी में तो अगर NCERT कर ली तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पूरा NCERT ही आता है आज भी। इवन अब तो जब जिस टाइम पे हम लोग थे तो उस टाइम पे तो सिलेबस था भी ज़्यादा शायद, अब तो कुछ कट भी गया है इसमें, है ना। तो ये है। लेकिन जब MBBS फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है तो दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का। इतना वास्ट सिलेबस है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट इट्स मतलब पता होना चाहिए ना रियलिटी तो है। मतलब रिटेंशन का गेम है सारा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ठीक है। जितना अच्छा मेमोरी वो कर पाओगे उतना अच्छा वो। आपका भी डॉक्टर है ना बनना, मतलब ये पीछे, हाँ क्या है, ये क्या कह रहे हैं, बैंकिंग। और आपका डॉक्टर, बैंकिंग मतलब बैंक मैनेजर वगैरह, फाइनेंसेस। अच्छा, ठीक। तो ये है चक्कर। तो ये केमिस्ट्री NCERT, ठीक है, गीता है, केमिस्ट्री देख लो ना NCERT बस। और मतलब खास करके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक में ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पहाड़ खोदना नहीं है, मतलब अलग अलग रेफरेंसेस से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। NCERT लेवल की अगर कर लोगे, इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, तो आराम से हो जाएगा।
बाकी फिजिकल के क्वेश्चंस वगैरह जो सवाल आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, वो तुम रेफरेंस बुक से कर सकते हो, ठीक है। अभी तो जब 11th-12th में जाएंगे तब हायर लेवल का आएगा, अभी तो 10th में हो ना, 9th में हो, तो अभी तो है नहीं। ऐसा है अभी 9th-10th में हो तुम लोग, तो जितना तुमको अभी इतना ज़्यादा वो होता नहीं है जितना 11th-12th में है ना, दिमाग ख़राब, वो अलग अलग रेफरेंस बुक पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, अभी 9th-10th में इतना नहीं होता है। तो 9th-10th में अगर बेस अच्छा बना दिया, देखो इतना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर क्लास 9th के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो 11th क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। 9th इज मतलब जो क्लास 9th के जितने भी टॉपिक्स है ना, चाहे तुम केमिस्ट्री में लो, बायोलॉजी में लो, किसी में भी लो, सारा का सारा इंडेक्स 11th का जैसा ही मैच करता है। अगर 9th में बेस अच्छा बना दिया तो 11th में दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है 10th से पास होके 11th में जब जाते हैं ना तो फेल बहुत हो जाते हैं बच्चे, देखा है मैंने ये चीज़, और हम भी मतलब बहुत भोगे हैं इस चीज़ को, क्योंकि यार फिजिक्स में पहली बार हम जीवन में पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन आ जाता है अचानक से, डिफरेंशिएशन, अजीब अजीब चीज़ें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं फिजिक्स में। तो इसलिए 9th के कॉन्सेप्ट अच्छे करोगे तो 11th विल गेट ईजी। और कॉन्सेप्ट अच्छे कैसे होंगे, वही जो तुम्हारे पास मटेरियल एनसीईआरटी का अच्छे से उसको मास्टर करो, 11th आसान हो जाएगा। अब अगर क्लास 10th को अच्छे से करते हो तो क्या होगा, 12th विल गेट इजी। तो देखो अगर क्लास 10th में अच्छा करोगे तो 12th के कॉन्सेप्ट आसानी से बनेंगे। अब चाहे तुम कंपेयर कर लेना, क्लास 10th की किताबें उठा लेना, चाहे तुम 10th में वो होता है ना, 10th में तो साइंस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता क्या, होता है ना, होता तो है, हाँ। तो 10th में तुम फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह उठाना और उनके इंडेक्स देखना, और फिर तुम क्लास 12th के इंडेक्स से कंपेयर करना, तो तुमको बहुत सिमिलर टॉपिक मिलेंगे। तो 9th क्लास का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है 11th क्लास, और 10th क्लास का ही एक्सटेंडेड फॉर्म होता है क्लास 12th। अब ये 11th और 12th अगर अच्छे से आ गया तो ऑब्वियसली अब वो चाहे नीट हो या जेईई हो या हायर स्टडीज़ मतलब बीएससी, एमएससी, पीएचडी, पोस्ट डॉक, ये हायर स्टडीज़ में आते हैं, तो या हायर स्टडीज़ हो, ठीक, ये बात हो गई, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं आज भी इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ कि मैंने यार 11th-12th में कॉन्सेप्ट बनाए अच्छे से, मैंने बायो पढ़ा ना, तो आज की डेट में मुझे दिक्कत नहीं होती है। मैं आज मास्टर्स कर रहा हूँ बायो केमिस्ट्री में, तो मुझे यार दिक्कत नहीं होती। बच्चे मुझे एक बार क्लास में कह रहे हैं अब कि यार आंसर कैसे दे लेते हो, मैंने उनको यही बोला एनसीईआरटी को मास्टर कर लो बस। एनसीईआरटी इतनी अच्छी, 11th-12th की एनसीईआरटी, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी में इसको अगर आपने मास्टर कर लिया ना, तो चाहे वो मेडिकल लाइन हो या आप बीएससी एमएससी करो, फर्दर पोस्ट डॉक करो, कुछ भी करो, सारा बेस यहीं से जाता है, सारा का सारा बेस, नया कुछ नहीं आता है। हमारा, हम बोलते हैं कि हमारा ये पूरा किताबी है सारा कुछ, ये अच्छा, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ जो टॉपिक कवर करता है ना हमारा एनसीईआरटी, बुद्धिजीवियों ने बनाया है वो सब, ऐसे ही किसी ने नहीं बना रखा हो। तो वो जो टॉपिक डाले गए हैं ना, तो वो आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, मतलब एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं वो इनफ। तो ये चक्कर है। अब तुम 9th में, ये 10th में एनिमल किंगडम वगैरह भी आता है क्या बायो में? कौन है, एनिमल किंगडम आता है ना। अब 9th में भी एनिमल किंगडम आता है, ठीक हो गई बात। 11th में जाओगे, यहाँ पे तुम ये चीज़ देखोगे, थोड़ी सी एक्सटेंडेड मिलेगा। तुम बीएससी लेवल पे जाओ, इसकी दो अलग अलग किताबें बन जाएगी, वर्टिब्रेट की अलग, इनवर्टिब्रेट की अलग। मास्टर्स लेवल पे जाओ तो वो फिर और स्पेसिफाई हो जाएगा। अब तुम समझ रहे हो बेस कहाँ से बन रहा है, 9th से ही बनने लग गया बेस। भविष्य में पीएचडी करोगे, पोस्ट डॉक करोगे, तभी भी चीज़ें वही रहती हैं, बस थोड़ी सी ब्रॉड हो जाता है। बच्चा भोगता कब है, उसको दिक्कत कब होती है, जब वो बेचारा यहीं से हिला हुआ रहता है। जड़ें ही कमज़ोर हैं अगर, तो वो कैसे भविष्य में पीएचडी या एमबीबीएस में एक बच्चे वो हो रहा था ना हमारा, वो ये बॉटल दे यार जरा अमन, हाँ मेरा ये बैग है ना, हाँ ये दे दो, कैच बहुत बड़ी नहीं हो गई।
एक बच्चा, मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर रहा हूँ ना एमएससी, तो प्राइवेट में क्या होता है, बच्चे कम मार्क्स पे भी आ जाते हैं, पैसा अगर किसी के पास है। तो वाइवा में एक बच्चा था मेरे बगल पे एमबीबीएस का ही, तो उसको मैडम ने पूछ दिया, उसको पहले तक आया कुछ नहीं, तो उसको अचानक से फिर मैम ने पूछा लास्ट में कि यार हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो वो बच्चा वो भी नहीं बता पाया। मैं ताजुब कर गया, यार ये क्या हो गया, ये मतलब ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और ये हार्ट में कितने चैम्बर हैं, ये सत्य बात बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कहता। वो बता नहीं पाया और मैं उसको ऐसे देखा, मैंने कहा ये क्या भाई, ये हार्ट में 4 चैम्बर तो कोई भी बच्चा बता देगा है। तो इसलिए कहता हूँ यहाँ से ही इंटरेस्ट डेवलप करो, है ना, वरना आगे भविष्य में ऐसे दिन देखने पड़ जाते हैं। अब वो पैसा है परिवार के पास, आगे होंगे उसके तुक्के में भी नंबर, कभी भाग्य ऐसा खेल खेल देता है जीवन में कि लग गए तुक्के, पास से पलट दिए कुछ हैं, और परिवार के पास पैसा था, दाखिला भी हो गया, एडमिशन हो गया एमबीबीएस में। तो जब बच्चा 4 चैम्बर नहीं बता पाया, तो भविष्य में सोचो वो कैसे एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनेगा, कैसे मरीजों का इलाज होगा। वो पैसों के बलबूते पे वो एमडी कर लेगा, एमएस कर लेगा, मास्टर्स कर लेगा अपनी, तो क्या वो भविष्य में पेट में कैंची नहीं छोड़ेगा, इसकी क्या गारंटी। तो इसलिए इंटरेस्ट यहीं से पहचानो अपने को, ठीक है। 9-10 इसलिए कहता हूँ, अगर 9-10 में तुमको बायो पसंद आ गई ना, तो सोच लो तुम 11-12 में भी अच्छा करोगे। 9-10 में केमिस्ट्री पसंद आ गई, तो केमिस्ट्री के भी वही टॉपिक आते हैं, चाहे तुम बीएससी ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाओ। हमने ग्रेजुएशन पढ़ी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी मैंने, मेरा फेवरेट था ऑर्गेनिक, तो वही सब चीज़ें है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। तो आपको कोई मेडिकल लाइन से कोई मतलब कुछ स्पेसिफिक पूछना है, क्या कॉलेज में होता है, कैसे क्या होता है, क्योंकि मैं वहीं पढ़ता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ आपको इस बारे में ग्राउंड रियलिटीज़, मतलब कितने साल का है, मास्टर्स किस में होती है, कैसे एक डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो पूछिए आप। एमबीबीएस के बाद में मुझे इंटर्नशिप जी, पहले आपने एमबीबीएस किया, 4-4.5 साल तक आपकी थ्योरी चलती है, मतलब पढ़ाई लिखाई जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप चलती है, जो कि अस्पताल में होती है मरीजों के बीच में। आपको ऐसे ही मरीज जो रहती है ना ओपीडीज़, तो अलग अलग विभागों में आपकी वो होती है क्या, ओपीडीज़ होती हैं। डॉक्टर आपको ऑन द स्पॉट मरीज के साथ बात करना वगैरह, उसकी हिस्ट्री टेकिंग होती है, वो सब सिखाया जाता है, मतलब ग्राउंड रियलिटी पे सारे के सारे डिपार्टमेंट में। 4.5-5 साल में टोटल आपको 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। 19 सब्जेक्ट, पूरे साल का बता रहा हूँ, 1 साल का नहीं, 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक। तो यही है, 19 सब्जेक्ट पढ़ो, फिर उसके बाद इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप के बाद एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है, ठीक। एमबीबीएस की डिग्री के बाद तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, ठीक। अब एमबीबीएस करने से आज की डेट में कुछ नहीं है, दिस इज़ अ सीरियस नोट। मतलब तुम बैचलर्स करिए, तुमने एमबीबीएस मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ये बैचलर डिग्री है मेडिसिन के क्षेत्र में। अब इसके फर्दर हमको मास्टर्स करनी ज़रूरी है। अब तो मास्टर से भी काम नहीं चल रहा, अब वो ज़माना भी गया कि मास्टर्स है, एमडी हैं साहब, डॉक्टर साहब, अब तो सुपर स्पेशलिटी चाहिए। उसके मतलब तुम लगा लो लगभग 12 से 13 साल मिनिमम चाहिए एक डॉक्टर बनने के लिए, अगर तुमने बीच में ड्रॉप नहीं लिया। क्योंकि एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप हुई, उसके बाद तुमको करना है मास्टर्स। मास्टर्स होती है 3 साल की, या तो तुम मेडिसिन के क्षेत्र में मास्टर्स करोगे 3 साल की, या तो तुम सर्जरी के क्षेत्र में मास्टर्स करोगे 3 साल की। उस मास्टर्स को निकालने के लिए चाहिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब वो एग्ज़ाम क्रैक करना होता है थोड़ी सी मुश्किल, तो इस वजह से बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं। एमबीबीएस के बाद भी ड्रॉप लगते हैं, कोई एक ही बार में निकाल लेता है, कोई 1 ड्रॉप लेता है, कोई 2 ड्रॉप लेता है। उस 3 साल के मास्टर्स के बाद एक होती है सुपर स्पेशलिटी, उसके लिए भी एग्ज़ाम, नीट एसएस होता है, नीट सुपर स्पेशलिटी। तो जो मेडिकल का जो क्षेत्र है वो एग्ज़ाम से पूरा घिरा हुआ है, डरना नहीं है इसमें। अगर यू आर इंटरेस्टेड इन ये लाइफ साइंसेस, बायोलॉजी, जूलॉजी, तुम्हारा रिटेंशन, मैंने पहले ही बोला रिटेंशन अच्छा है, अच्छे से कैप्चर फंसा लेते हो, चीज़ों को दिमाग में फंसा लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को। ये तो मैं ग्राउंड रियलिटी पे देख रहा हूँ, मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ता हूँ। अब ये बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री। मैंने बोला केमिस्ट्री भी मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने, अब बायो भी मेरा फेवरेट था, तो मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि मैं यार बायो भी लिया और केमिस्ट्री भी उसमें डाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पूरा ये मेमोरी बेस्ड काम है, हालांकि लॉजिक भी है, सब कुछ रटने का नहीं होता है, बट स्टिल बहुत कुछ है जो मेमोरी बेस्ड है। तो ये तो पूरा फील्ड ही मेमोरी वाला है, ये है चक्कर, इसमें नो डाउट।
और केमिस्ट्री में भी अगर भविष्य में जाओगे, अगर बीएससी एमएससी पीएचडी करोगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री भी समवट है, लॉजिकल है काफ़ी कुछ, बट स्टिल मेमोरी बेस्ड भी बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ है। एक फिजिक्स और गणित, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसमें मेमोरी बेस्ड उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हो काफ़ी हद तक, बस यही है याद करने ये फॉर्मूले। 11 12 के हैं सारे, 9th के तो होंगे नहीं, 9 10 के, ये चक्कर है। तो आपको केमिस्ट्री पसंद है, तो अभी आपने भविष्य में ऐसा सोचा नहीं कि मतलब फर्दर स्पेसिफिक बनना क्या है, मतलब नहीं सोचा ना अभी धीरे धीरे खुद को जानोगे, मतलब 11 12 में हैं। अच्छा ठीक, हाँ पूछिए आप। अच्छा, सर्जरी में इंटरेस्ट है कि मेडिसिन, मतलब कुछ आपको इस चीज़ का आइडिया है मतलब? अच्छा, और कटिंग, चीर फाड़ में है, ठीक। तो जैसे कि मैंने इनको बताया, एयरफोर्स, अच्छा एयरफोर्स, हवाई विमान उड़ाने का शौक, वो लड़ाकू विमान। अच्छा, आजकल तो बढ़िया है एयरफोर्स, मतलब ऐसी ऐसी तकनीक आ गई एयरफोर्स में है, लेज़र गाइडेड मिसाइल, उसमें 1-2 नाम है, सुखोई और पता नहीं क्या क्या नाम, आपको तो पता होंगे शायद। हाँ, तो ऐसी ऐसी मिसाइल हैं, एक बार दाग दी गई अगर दुश्मन के पीछे तो लेज़र गाइडेड है, तो जहाँ तक दुश्मन जाएगा उसके पीछे उसको ध्वस्त करके ही वापस तो नहीं आएगी, मतलब वहाँ ध्वस्त करेगी। जैसे सुदर्शन चक्र था ना विष्णु का, छोड़ दिया एक बार तो बस फिर काम तमाम करके ही वापस आएगा। अच्छा है यार, सब एयरफोर्स हैं, ठीक। अच्छा, तो आपको सर्जरी में इंटरेस्ट, तो 5.5 साल MBBS, उसके बाद करोगे वो मास्टर्स करोगे, मास्टर्स मतलब ग्रेजुएशन तो हो गई MBBS, उसके बाद मास्टर्स करोगे, मास्टर्स इन सर्जरी 3 साल की होगी, ठीक है। अब ये भी बहुत अंदर कॉम्प्लिकेटेड पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा कि कितने प्रकार की मास्टर्स होती है, क्या होता है। बेसिक बना देता हूँ वैसे मैं, है ना, थोड़ी सी अंदाज़ आ जाएगा इससे, क्या है ना, ये ठीक रहता है जरा। तो अच्छा, ये अच्छा, पहले तुमने दिया नीट, यार ये जवाब देगा सबके सब। ये तुमने दे दिया नीट आफ्टर 12th, ठीक हो गई बात। नीट के बाद तुम्हारा दाखिला हो गया मेडिकल कॉलेज में, ठीक हो गई बात। MBBS 5.5 years कुछ का आपका MBBS हो गया, ठीक हो गई बात। ये है तुम्हारा ग्रेजुएशन, ठीक हो गई बात। इसमें तुम पढ़ोगे 19 सब्जेक्ट्स, ठीक हो गई बात। क्या 19 सब्जेक्ट, ये 19 सब्जेक्ट पूरे के पूरे 4-4.5 साल में डिवाइडेड होते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही बार में, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो 3 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में भी आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, थर्ड ईयर में भी आपके 3 या 4 सब्जेक्ट कुछ ऐसे होते हैं, फोर्थ ईयर में फिर वो सब्जेक्ट पता नहीं 8-9 कुछ सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, तो कुल मिला के 19 सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है, ठीक है। इसके इनको हंसी बहुत आ रही है यार हैं। इसके बाद होगा तुम्हारा मास्टर्स, ठीक। अब देखो, मैंने तुमको बोला, तुमने बोला कि कटिंग फटिंग में जाना है तो मास्टर्स भी 2 उसमें होता है, एक होता है मेडिसिन में और एक हो गया सर्जरी में, ठीक। मास्टर्स 2 उसमें हो सकता है, मेडिसिन में हो सकता है या सर्जरी के क्षेत्र में हो सकता है। मेडिसिन का जो क्षेत्र है, इसमें जो मास्टर्स होती है इसको कहते हैं MD ऑब्लिक, हाँ MD, इसको कहते हैं MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और इसको कहते हैं
मास्टर ऑफ सर्जरी, MS। ये मास्टर्स दो क्षेत्र में हो सकती है, मेडिसिन में और सर्जरी में। इसको कहेंगे हम MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। इसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ सर्जरी। इसको मास्टर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, बट डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ही एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, ठीक है। ये होगी आपकी 3 साल की, ये भी होगी आपकी 3 साल की। तो आप तो साल भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ कितना साल लगा, यहाँ कितना साल लगा, ठीक है। इसमें आपको नीट PG देना पड़ेगा मास्टर्स करने के लिए। नीट PG एग्ज़ाम होता है, ये आपको MBBS के बाद देना है। इसके बाद आपका एडमिशन मेडिसिन की या इसकी ब्रांच में हो, ठीक हो गई बात। तो 3 साल ये होता है। 3 साल ये करने के बाद कुछ लोग यहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग फर्दर और आगे जाते हैं। जैसा आपने सुना होगा प्लास्टिक सर्जन, सुना है प्लास्टिक सर्जन आजकल बहुत क्रेज़ है, ठीक है। तो प्लास्टिक सर्जरी की ही ब्रांच है, लेकिन ये सर्जरी में भी सुपर स्पेशलाइजेशन जब हम करते हैं ना, तो तब जाके हम प्लास्टिक सर्जन बनते हैं, ठीक है। वरना पहले तुमको सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम 3 साल का और सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे, तब जाके तुम प्लास्टिक सर्जन बन पाओगे, ठीक है। ये तो जनरल सर्जन होता है। जो सर्जरी मैंने ये लिखी ना 3 साल, MBBS के बाद जो 3 साल तुमने ये सर्जरी करी, ये जनरल सर्जन होता है। मतलब जो पथरी का, किडनी का, इनका इलाज करता है। जो बहुत अंदर तक डीप वो न्यूरो सर्जन होता है। हाँ पूछो। वो स्किन डॉक्टर MD में आएगा क्या उसमें? MD डर्मेटोलॉजी। MD जैसे मैंने बताया ना आपको, 5-5.5 साल में 19 सब्जेक्ट होते हैं। 5.5 साल में 19 सब्जेक्ट। तो जो डर्मेटोलॉजी है ना, मतलब त्वचा संबंधित जो भी वो है विकार, मतलब जो भी डिजीजेस हैं, तो वो डर्मा में आता है, डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी फोर्थ ईयर में पढ़ी जाती है। इन्हीं सब्जेक्ट में से जब MBBS 4th ईयर में होते हो तो डर्मेटोलॉजी पढ़ी जाती है। अगर आप डर्मेटोलॉजी में मास्टर्स करोगे तो आप MD डर्मा बन जाओगे, तो मतलब आप त्वचा रोग विशेषज्ञ बन जाओगे। ऐसे होता है, ठीक है। या ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो गायनिकोलॉजी बनती हैं, गायनिकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक। तो इन्हीं 19 में से एक सब्जेक्ट है गायनिकोलॉजी, जो हम MBBS के दौरान पढ़ते हैं। इन 19 में से एक सब्जेक्ट है कोई गायनिकोलॉजी। अगर उसी गायनिकोलॉजी में मास्टर्स कर लोगे तो तुम गायनिकोलॉजिस्ट बन जाओगे। कुछ ब्रांच ऐसी होती हैं जो मास्टर्स लेवल तक ही सीमित होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी ब्रांच होती है तो फर्दर और ज़्यादा हायर लेवल पे तुम उसमें जा सकते हो। तो जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे तुम ये मेडिसिन गए, इसके बाद अगर तुमने इसमें नीट SS दिया, नीट SS, ठीक है, तो तुमको फिर तुम करोगे DM, इसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये भी तुम्हारा कुछ 3 इयर्स का होता है। ये भी कुछ तुम्हारा 3 साल का होता है। इसको भी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ही कहते हैं। वैसे इसको मास्टर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, बट इसको भी पता नहीं क्यों डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ही लिखा जाता है, और इसको तो कहते ही हैं DM, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो ये सुपर स्पेशलिटी डिग्री है। इस मास्टर्स के भी 3 साल बाद तुमको ये सुपर स्पेशलिटी मिलती है। जैसे तुमने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट, एक तो तुमने सुना होगा जैसे तुमने एक सुना होगा नॉर्मल जनरल फिजिशियन, जनरल फिजिशियन है भाई। थोड़ी बहुत जो जनरल फिजिशियन होता है वो ओवरऑल बॉडी के, तुमको कोई चीज़ हो गई तो जनरल फिजिशियन तुम्हारा वो इसका इलाज कर लेता है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्पेसिफिक ऑर्गन का है, अगर कोई हार्ट का बहुत बड़ा केस है या कोई किडनी का बहुत स्पेसिफिक केस है, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए होता है। तो वही तुमको यहाँ मिलता है स्पेशलाइजेशन में। वरना जो जनरल तुम्हारा देखता है वो सब, वो तुमको खाली मास्टर्स लेवल पे जनरल फिजिशियन वगैरह, MD मेडिसिन, MD जनरल मेडिसिन इसमें मिलता है। कार्डियोलॉजी है, जैसे DM कार्डियोलॉजी होगी, जैसे एग्जाम्पल DM कार्डियोलॉजिस्ट, DM कार्डियोलॉजी हो गई, DM नेफ्रोलॉजी होती है, जैसे
ठीक है। ऐसे ही इतनी अनंत ब्रांचेस, आजकल तो इतना वो समय आ गया ना एडवांस, इतनी ब्रांचेस चलती हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, अभी इतना बताना भी तुम लोगों के लेवल से इतना है, हो भी नहीं पाएगा अभी इतना, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट में ले जा सकें ताकि थोड़ी ओरिएंटेशन मिल जाए, है ना, कि इतना ज़्यादा समझना भी ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो जैसे कहीं तुम देखोगे भाई वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो तुम समझ लेना ही इज़ एन सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। कहीं तुम देखोगे कि वो जनरल फिजिशियन है, ठीक है, तो वो एमडी लेवल के, वो मतलब 5 साल एमबीबीएस किया है, 3 साल का उसने जनरल फिजिशियन एमडी किया है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, इसका मतलब उसने 3 साल फर्दर और सुपर स्पेशलाइजेशन करी है, तो इसलिए वो कार्डियोलॉजिस्ट है या नेफ्रोलॉजिस्ट है, या किसी भी ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड इलाज अगर कोई डॉक्टर करता है तो ही इज़ अ सुपर स्पेशलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। वो कार्डियो सर्जन आता है, अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे सर्जरी और मेडिसिन आपस में मतलब है ना ये। तो ये मैंने तुमको मेडिसिन का एग्जांपल दिया। मेडिसिन का मतलब होगा एक ऐसा डॉक्टर जो दवाई के बेसिस पे तुम्हारी डिजीज को सही करेगा। वो दवाई, उसका अप्रोच दवाई होगा, वो चीर फाड़ नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि आपने बोला चीर फाड़, तो चीर फाड़ वाला जो डॉक्टर होगा वो दवाई देने में उसका अप्रोच होता है सीधे कटिंग, सीधे चीर फाड़ होगी, ठीक है। हालांकि वो भी कुछ दवाई करता है, लेकिन वो उसका स्पेशलाइज्ड फील्ड नहीं है, वो छोटी मोटी दवाई ही दे सकता है। बट जो इसमें मास्टर्स हैं मेडिसिन में, वो दवाई का ही स्पेसिफिक है। अब बात करते हैं सर्जरी की। तो सर्जरी में भी ये है कि ये कर दिया तुमने ये 3 साल का मास्टर ऑफ सर्जरी, इसके बाद नीट एसएस देना पड़ता है, ठीक। नीट एसएस के बाद इसमें होता है एमसीएच। तुमने सुना है कभी कोई डॉक्टर के आगे एमसीएच लिखा है? कभी ऑब्जर्व नहीं किया तुमने? आज के बाद ऑब्जर्व करना, जिसको भी डॉक्टर बनना है उसकी डिग्रीज ऑब्जर्व करो। एमबीबीएस लिखता है एक तो डॉक्टर, लिखता है एमबीबीएस, फिर लिखता है एमडी, फिर कुछ लिखते हैं डीएम फर्दर, और समझ रहे हो? तो तुमको डिग्री पर नहीं आनी चाहिए डॉक्टर की आजकल की डेट में, क्योंकि आजकल तो डिग्री का झांसा दे के पता नहीं घपलेबाजी है आप सब, ठीक है। तो इसका ये है बैचलर, ये है मास्टर, ये है सुपर स्पेशलिटी। तो कभी भी डॉक्टर का पर्चा देखो तो क्यूरियोसिटी रखो अपने अंदर डिग्रीज देखने का कि यार ये डॉक्टर की क्या डिग्री है, अपना नॉलेज एक्सपेंड होता है इससे, है ये फलाना टीचर इसकी क्या डिग्री है, उससे तुमको उसके करियर के बारे में पाथ पता चलेगा कि ये कैसे बनते हैं। अभी जैसा आपने बोला आपको हवाई जहाज़ उड़ाना है, हवाई जहाज़ है ना, तो उसका भी पता होना चाहिए ना कैसे बनते हैं, कैसे। 12th के बाद अच्छा पढ़ा नहीं है, ठीक। तो 12th 2 ऑप्शंस हैं, या तो 12th के बाद एनडीए दो, जस्ट 12th के बाद होता है, ठीक है। 12th के बाद एनडीए होता है, तो उसमें भी तुम ये लड़ाकू विमान पायलट वगैरह बन सकते हो, फायर फाइटर, फौजी के विमान उड़ाने के लिए। तो एक तो उससे बनते हैं। दूसरा, अगर कोई बच्चा 12th के बाद नहीं कर पाता है, कुछ बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, किसी कारणवश नहीं निकल पाया, तो बीएससी ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन 3 साल की करो, उसके बाद होता है सीडीएस, ये सीडीएस का एग्ज़ाम होता है। इसके बाद भी तुम इसी लाइन में जा सकते हो, ये आर्मी वाली जो भी लाइन होती है, जो तुमने सुना होगा लेफ्टिनेंट है, जनरल, ये सारे ये सीडीएस ऑफिसर्स होते हैं। ब्रिगेडियर, फर्दर जाके आगे टॉप मोस्ट रैंक है जनरल, जैसे जनरल विपिन रावत थे जो, तो वो ये सीडीएस ही तो थे। आप एनडीए से भी जा सकते हो, एनडीए चूक गया तो सीडीएस बचा है, पता होना चाहिए पाथ, बस ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। सीडीएस कर सकते हो, वहाँ से भी आप लड़ाकू विमान उड़ा सकते हो, ठीक। अच्छा, तो ये सर्जरी में ये एमसीएच, अब से देखना आपको डॉक्टर बनना है ना, तो आपको इस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखना है कि क्या आगे कैसे कैसे पूरी। कई बच्चे होते हैं एमबीबीएस कर रहे रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है उनको भविष्य में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। माना कि पहले 5 साल की पढ़ाई करनी है, बट स्टिल तुमको एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो पूरा एक माइंडसेट उस हिसाब से बनाना पड़ता है कि यार भविष्य में मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसमें होता है एमसीएच, मास्टर्स ऑफ चिरुगेई, ठीक। तो ये भी 3 साल का होता है। अब तुमने सुना होगा न्यूरोसर्जन, एग्जाम्पल देखो, न्यूरोसर्जन
या तुमने सुना होगा न्यूरो सर्जन, गैस्ट्रो सर्जन, ठीक है। तो ऐसा सर्जन सुने होंगे। तो ये पेट, ये न्यूरॉन्स का सर्जन, जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, दिमाग भेजे का, ठीक है, दिमाग का। ये तुम्हारा गैस्ट्रो सर्जन, तुम्हारा पेट का, इंटेस्टाइन वगैरह जितना भी एब्डोमेन में आ गया, इसका सर्जन गैस्ट्रो सर्जन। तो स्पेशलाइज्ड है ना, कोई दिमाग का है, कोई पेट का है, तो ये सुपर स्पेशलिटी है MCH, मास्टर ऑफ चिरूगी। आज के बाद पूरा वो करना है कि कौन सी क्या डिग्री है, क्या क्या है, ठीक है। जितना ऑब्जर्वेशन करोगे उतना नॉलेज एक्सपेंड होता है। ये मैं अपना वो बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस, ठीक। और सवाल पूछो मेरे को कुछ, तुम अपने हिसाब से लेवल से पूछो ना, वरना मुझे पता नहीं चल पाएगा मुझे किस स्तर पे बताना है। अपने हिसाब से पूछो जितना मैं बता सकूँगा। क्या ये नेफ्रोलॉजी किडनी होती है ना, तो किडनी का डॉक्टर है ये दवाई से किडनियों का इलाज करेगा। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन्स होता है हमारे किडनी में, ठीक है। तो ये है नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं इसको। ये है नहीं, ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल। पहले तुमको मास्टर्स करना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई BSc के बाद सीधे PhD, इट्स नॉट पॉसिबल। एक एक स्टेप, पहले बैचलर्स होगा, फिर मास्टर्स होगा, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन होगा, उसके बाद भी फेलोशिप्स होती हैं, चलती रहती हैं। डॉक्टरी फील्ड ऐसा है, चलता रहे। 50-50 साल की उम्र में भी किताबें पढ़ते हैं डॉक्टर लोग, आखिरी टाइम तक पढ़ते रहते हैं। हाँ, वो तो कोई भी फील्ड हो, चाहे तुम PhD कर लो। मैं भविष्य में मैं ही PhD पोस्ट डॉक अगर करूँगा तो वही है, बुढ़ापे तक भी किताब पढ़नी पड़ेगी। ये एकेडमिक का लाइन ही ऐसा है कि पढ़ाई छूटती नहीं है अगर तुमको प्रोफेशनल बनना है अपने फील्ड में। तो बनना है। मुझे PCM चाहिए, PCM से तो एयरफोर्स में जाते हैं। हाँ तो हाँ, सब मैथ्स चाहिए। और मुझे बायो में भी इंटरेस्ट आ रहा है, इसको बायो बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं करूँ क्या। PCM भी तो ले सकते हैं, तो उसमें भी मैथ्स पढ़नी, लेकिन तुमको तो वो बनना है ना। तो तुमने तो वो कर दिया कि हवाई जहाज़ उड़ाना है, मतलब है फौजी का हवाई जहाज़, तो फिर मैथ्स सही है। फिर जो उस पर्टिकुलर टारगेट को सेटिस्फाई करने वाला रास्ता है, जो टारगेट तुमको चाहिए, तो उसी रास्ते पे चलना ज़्यादा श्रेष्ठ है ना। नीट अभी कितने में हो? 9th बढ़िया से पढ़ी है, ठीक ठाक पढ़ी होगी। 9th NCERT और 10th, अभी 10th में हो ना, अभी गए 10th में जस्ट, तो 10th में अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक। 9th-10th अच्छा हो गया तो 11th-12th भी अच्छा हो जाएगा, नो डाउट। 9th-10th के ही सब्जेक्ट आगे प्रोजेक्ट करते हैं 11th-12th में। 9th-10th अच्छा तो 11th-12th भी अच्छा, अगर बुद्धि सही काम करी तो, मतलब अगर बिगड़े नहीं, दुर्बुद्धि नहीं हुई, नशे वगैरह में नहीं फंसे, तो 11th-12th भी अच्छा होगा। 11th-12th अगर अच्छा होगा तो फिर नीट निकालना असंभव है नहीं, एक्चुअल में हो जाएगा। मतलब वही है, 11th-12th का ही तो आता है, क्या दिक्कत उसमें हो जाएगा। फिर कोचिंग का असिस्टेंट चाहिए होगा तो वो हो जाएगी, कोचिंग भी हो जाएगी, कोचिंग कर लेना है ना। तो ऐसे करके सारा खेल यही है, 9th 10th 11th 12th। जिसने 9th 10th अच्छा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और पूछो, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, तो फिर क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तुमको एक पर्टिकुलर कट ऑफ मार्क क्रॉस करना है, मेडिकल कॉलेज चाहिए होगा तो बस। जनरल कैटेगरी में हो, OBC नहीं। जब तुम नीट SS दोगे ना, तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर सिलेबस होगा, जो तुम्हारा MBBS वगैरह इन्हीं का जो पूरा तुमने पढ़ा है ना, वही सब पूछा जाएगा तुमसे। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछा जाता। एक बार ना बायोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट करियर्स के बारे में बता दो, जैसे वो बच्चे आने पाए ना जिनका टारगेट था कि प्रोफेसर और ये सब। अच्छा, बायो के बाकी के करियर नीट के अलावा। अच्छा, नीट के अलावा एक है BSc MSc वाला करियर। हाँ, तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी इससे अलावा कोई भी सवाल आता है तो मेरे को बीच में पूछ सकते हो। बाकी मैं तुमको प्रोफेसर का भी बताता हूँ, टीचिंग लाइन में कैसे जाते हैं। यस, टीचिंग
मतलब बायो की फील्ड में और क्या, क्योंकि कई बच्चों को लगता है बायो लिए तो डॉक्टर ही बनना है। हाँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता। बायो का मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, ठीक है। वैसे एयरफोर्स में जाना है कि मेरी आईज थोड़ी वीक है तो दिक्कत आएगी इससे फिजिकल में। लेकिन ज़्यादा नहीं है, 0.25 है पर वो चल जाएगा। ये सब ऑफिशियल पेपर से चेक करना। हाँ, ये तो तुमको ऑफिशियल से ही करना पड़ेगा। अब ये नियम भी बदलते रहते हैं, इसमें कुछ कह नहीं सकते। ए ये निशान है। घपलेबाजी नहीं, ठीक है। तो ये तुम उससे चेक करना। वैसे तो यार पता नहीं, दिक्कत तो आती है शायद फिजिकल, क्योंकि वो जॉब ही ऐसी है। अगर तुम एयरफोर्स, तो फिर विमान उड़ाना है तो तुम सोच लो, तो हो सकता है। वो सारा एक ही रिक्वायरमेंट मांगता है, बस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इसमें आईएएस में तो नहीं होता है। अच्छा, टीचिंग दूसरा मार्क है ना, क्या लगे? टीचर कैसे बनते हैं? टीचर, अध्यापक। अब टीचर में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। एक होता है 11 12, एक तो होता है बिल्कुल आंगनबाड़ी का टीचर, ठीक है, जो बहुत बच्चों को, मतलब हंसना नहीं है, हर एक आदमी का समाज में पूरा अहम रोल है, ठीक। छोटे बच्चों के टीचर हाँ, सही बात है, वो कंट्रोल ही नहीं होते हैं। बड़े बच्चे तो समझदार तब भी होते हैं, बड़े बच्चे तो समझदार होते हैं। ऑब्वियसली। छोटे बच्चे देखो ना, ये बदमाशी कैसे कर रहा है बीच बीच में। छोटे बच्चों को टफ होता है अपना वो करना, बड़े बच्चे तो अब पता है फॉरेन में छोटे बच्चों के टीचर को ज़्यादा सैलरी मिलती है बड़े वालों से, 10 के टीचर को। सही बात, मिलनी चाहिए। अरे उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा उन्हें मेहनत सिखाया होता है ना, कैसे बैठना। अरे तो तुम सोचो ना, छोटे बच्चे को तुम क्या समझाओगे, अरे मत कर, फिर वो अगले ही मोमेंट वो अरे मत कर को भूल जाएगा, फिर वो करेगा वो चीज़। तो दिमाग, मगजमारी कितनी है, मगजमारी है ना, मगजमारी। ये बस वो कभी पेंसिल चबाएगा, कभी कागज फाड़ेगा, कभी कुछ घपलेबाजी करेगा। तो देखो, एक तो हो गया आंगनबाड़ी का टीचर, दूसरा होता है प्राइमरी तक का टीचर, 5 तक पढ़ाता है जो। उसके बाद होता है जूनियर का टीचर, तो जो शायद 8-10 तक पढ़ाता है, ठीक है, 10 तक पढ़ाता है। उसके बाद होता है एक लेक्चरर जो 12 तक पढ़ाता है। उसके बाद होता है प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे पढ़ाता है। तो इतने प्रकार के टीचर होते हैं। अब बताओ, अब कौन सा टीचर कैसे बताएं? प्रोफेसर हाईएस्ट, प्रोफेसर का ही बताएंगे, सही बात। प्रोफेसर की सैलरी होती है, अच्छी खासी सैलरी होती है, अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब है प्रोफेसर तो ऑब्वियसली। तो क्या है ना, प्रोफेसर का अगर बात करें, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें, हाँ, साइंस स्ट्रीम में प्रोफेसर बनना है, इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले आपको करनी पड़ेगी 12th पास। मैं क्या कह रहा हूँ, 12th पास करो। उसके बाद टेक एडमिशन इन BSc, बैचलर ऑफ साइंस की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ऐसा ही BA में भी चलेगा, सेम, ठीक है। 12 पास करी, BSc में एडमिशन ले लिया, 3 साल का होगा। 3 to 4 ईयर, अब 4 का भी होने लग गया कहीं ना, अब वो रिसर्च वगैरह का भी कुछ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कहीं 3 to 4 ईयर मैं लिख रहा हूँ, ठीक। एडमिशन BSc में हो गया। इसके बाद BSc पास करके टेक एडमिशन इन मास्टर ऑफ साइंस MSc। तुमको MSc में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक। ये तुम्हारा होगा 2 ईयर्स का, ये 2 ईयर्स का होगा, ठीक। इसके बाद अब टर्निंग पॉइंट आता है, तुमको CSIR नेट JRF का एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम है
नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हर साल होता है, साल में शायद 2 बार होता है। इसको NTA एजेंसी कंडक्ट कराती है। तो ये एग्ज़ाम होता है, तुमको MSc के बाद देना पड़ता है। MSc के बाद ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम को देने के बाद इस एग्ज़ाम में अभी 2 प्रकार की चीज़ें हैं ना, इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं CSIR नेट के बाद यहाँ पे लिखता हूँ। अब तुम बोलोगे इसमें सिलेबस क्या है, तो इसमें जो मास्टर्स में तुमने पढ़ा, जो BSc में तुमने पढ़ा, इसके ही कॉन्सेप्ट का इसमें आता है। मतलब JRF है ये, JRE नहीं F, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। CSIR नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलो, ये इसके लिए टेस्ट होता है JRF, ठीक। तो इसमें मास्टर्स और BSc का ही तुमको सिलेबस का आता है, और ये इस एग्ज़ाम में यही आता है, खासा कुछ अलग से बाहर। इसमें खासा इसमें ये अच्छाई ये है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब कुछ नहीं आता। जनरल एप्टीट्यूड के कुछ सवाल आएंगे, लेकिन मेजर तुम्हारा जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही तुम्हारा इसमें आएगा, ठीक। तो अब इसमें भी क्या है, 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक है तुम्हारा एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप एंड फंडेड PhD। और दूसरा है तुम्हारा इसमें ओनली एलिजिबल टू डू PhD। अब देखो, तुमने ये पेपर दिया, पेपर में ये 200 नंबर का पेपर होता है, ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। अब 200 नंबर में से इसको 2 उसमें मैंने डिवाइड कर दिया। एक तो है एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप, मतलब प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी, और साथ में PhD जो होती है ना, PhD डिग्री, MSc के बाद PhD होती है, तो वो गवर्नमेंट फंडेड PhD होती है। अगर तुम ये पेपर दे के, एक तो होती है फर्जी PhD जो कहीं से भी उठा के कर ली, तो वो उसमें तो तुम अपनी फीस दो और फर्जीवाड़ा करके PhD पास कर लो। एक होती है CSIR नेट JRF से तुमने अगर टेस्ट निकाला है और तुम्हारा अच्छा स्कोर आया है, ये 200 मार्क्स में से तुम्हारा कुछ 100, 110, 115 कुछ अच्छा स्कोर आया है 120 तक, तो तुमको गवर्नमेंट फंड करता है PhD करने के लिए, और साथ में तुम एलिजिबल हो जाते हो प्रोफेसर बनने के लिए भी। इन डिग्री कॉलेजेस जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एलिजिबल हो जाते हो। अगर तुम्हारे कम नंबर आते हैं, ये बात है, अगर तुम्हारी 95 टू सोन मतलब 115, 120, 125 इतना तो आ नहीं पाता, पर 95 से ऊपर अगर तुम ठीक ठाक नंबर ला देते हो तो तुम फंडेड PhD भी कर सकते हो, साथ में तुम एलिजिबल हो जाते हो। एलिजिबल मतलब बेसिक एलिजिबिलिटी कि तुम यार डिग्री कॉलेज में इंटरव्यू दे सकते हो कि मुझे एज अ प्रोफेसर तुम चुनो, क्योंकि मैंने CSIR नेट में इतना स्कोर लाया है, ठीक है। तो इसको हम ये भी कहते हैं JRF, इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम JRF कहते हैं। जब तुम इतने खासा नंबर ला देते हो, 95 या 100, ये कट ऑफ पे डिपेंड करता है, बट 95, 100 से ऊपर 120, 125 जितना भी है, ये JRF की कैटेगरी है। इस JRF की कैटेगरी में तुम लेक्चर भी बन सकते, प्रोफेसर तो बन ही सकते हो, साथ में फंडेड PhD भी करोगे। मतलब तुमको पर मंथ पैसा मिलता है 35,000 कुछ, अब तो बढ़ गया है, ठीक। तो ये इसका ये फ़ायदा काफ़ी अच्छा है। वैसे अगर तुम कम नंबर लाते हो, 95 या 90 से नीचे, 50 भी हो सकते हैं, 80 कितने भी हो सकते हैं, नीचे तो कितने भी हैं, तो तुम बेसिक खाली PhD के लिए अप्लाई करोगे, वो भी फंडेड नहीं होगी। नॉर्मल जो आजकल कॉलेजेस हैं वो भी नेट का स्कोर मांगते हैं, तो कम स्कोर में उन कॉलेजों में तुम ही सिर्फ PhD अप्लाई कर सकते हो। तो अगर तुम ये नंबर, ये JRF टारगेट कर पाए तो तब है कुछ बात, तो तुम प्रोफेसर बन सकते हो डिग्री कॉलेज में, और साथ में PhD भी फंडेड, 5 साढ़े 5 साल की होती है लगभग PhD। यह चक्कर, ये है इसका तरीका प्रोफेसर बनने का। और पूछूं? ये मैं 10th में हूँ ना, मेरा स्कूल 10th तक ही है। अच्छा। तो मुझे जब 10th का पेपर दूंगी, मतलब बोर्ड्स, तो मुझे KV की एडमिशन को
परसेंटेज चाहिए होगी किसमें? कि में एडमिशन लेने के लिए 11th में। 11th में? हाँ इसमें परसेंटेज का होता है क्या भाई? केवी में साइंस से चाहिए ना देखो मुझे। केवी में अगर आप 90% से ऊपर लेके आते हो तो काफी अच्छे चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे सीट के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि सीट का अवेलेबल। उसमें तो ऐसा भी होता है ना, आर्मी का कुछ मतलब नहीं मतलब मेन चीज आप ऐसा समझो कि 90% से ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, तो चांसेस है कि हो जाए केवी में 11th, ठीक है ना। और ओवरऑल उनकी सीट पे ही रहता है, अगर सारे बच्चों ने स्कूल के कवर कर लिए तो आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपका देखो 10th क्लास में आप लोगों का टारगेट अभी तो ये होना चाहिए कि अच्छे से पढ़ जाए, ठीक है, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। केवी में शायद वो भी तो होता है कि आर्मी, वो सब कोटा होता है, वो हाँ कोटा है ना। एसटी का तो होता तो है। लेकिन टीवी में जाना पड़ेगा तब दूसरा केवी भैया नहीं न्यू एडमिशन के लिए होता है ना, वो तो कोटा तो पहले से फिल अप रहता है, समझ रहे हो ना। आप तो नया एडमिशन लेना चाहते हो ना 11th क्लास में, अभी आप 10th को अच्छे से करो, अच्छे मार्क्स आएंगे तो हो जाएगा, ऐसा सोचो। सही बात है। भैया ये टीचर के लिए और प्रोफेसर के लिए एक ही पोस्ट रखते हैं। नहीं ये प्रोफेसर का बताया मैंने, जो डिग्री कॉलेज में डॉक्टर लगता है, जिसके आगे सीधे डॉक्टर ये फलाना, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाता है। प्रोफेसर को भी एक लेक्चर लेक्चररशिप मतलब होता, लेक्चरर मतलब होता है जो डिलीवर कर रहा है, कुछ बोल रहा है आगे से। अभी मैं भी तो लेक्चरर की जॉब कर रहा हूँ एट इंस्टेंट, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, डिलीवरी कर रहा हूँ, स्पीच डिलीवरी कर रहा हूँ, तो डैट इज डिलीवरिंग, आई एम डिलीवरिंग सम लेक्चर, तो डैट इज नोन एज लेक्चररशिप। वो प्रोफेसर के आता है वो तो हाँ, वो तो कोई भी लेक्चरर है एक प्रकार से, बट हालांकि 11th-12th को पढ़ाने वाले को लेक्चरर एज अ स्पेसिफिक टाइटल दिया जाता है। नहीं 11th 12th के टीचर आपके लेक्चरर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे केवी में होता है ना, आपको उसमें अच्छे से बताएंगे टीजीटी पीजीटी क्या होता है, हाँ। लेकिन टीचर लोग लिखते हैं टीजीटी है पीजीटी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह ये सब है ना। वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे अच्छे से, टीचर वाली लाइन, आज भैया की प्रोफेसर वाली लाइन। तो प्रोफेसर में ये बात क्या है कि एक तो सम्मानजनक स्थिति हो गई, और बहुत ज़्यादा सम्मान मिले, क्योंकि यू आर अ प्रोफेसर, हाईएस्ट एकेडमिक पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपाधि भी प्रोफेसर की। प्रोफेसर से ऊपर कुछ होता ही नहीं है ना पढ़ाई के क्षेत्र में। ये मास्टर्स या पीएचडी लेवल के बच्चों को प्रोफेसर गाइड करता है। दूसरा, इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 90 लाख कहने वाला था मैं, 90,000, हाँ 80-90,000 से शुरू हो जाती है, डिपेंड ऑन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल्सो। और एसोसिएट प्रोफेसर के बाद बनते बनते ये 2 लाख प्लस भी हो जाती है, और फर्दर जो एचओडी वगैरह बनते हैं। स्पेसिफिक का होता है ना, जैसे नीट का हो गया, हाँ। वो हो गया, मतलब क्या? मतलब प्रोफेसर एक चीज, एक स्पेसिफिक चीज का होता है। हाँ। इसका है केमिस्ट्री का है, हाँ, अलग अलग उसमें होते हैं प्रोफेसर। तो जैसे कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है, जैसे मैंने बताया ना CSIR नेट, अब इसके बारे में भी मैं बता सकता हूँ। अब इसमें अंदर ये मतलब फिर बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा कि कितने कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या ये पढ़ाई करते हैं, जैसे इतनी लंबी डिग्री है, इतना समय लगेगा, तो इसके लिए फंडिंग कहाँ से लेके आए। हाँ, और एक ये बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि वो जॉब कर सकते हैं क्या साथ में पढ़ाई करते हुए, उसके लिए क्या बताओगे। तो ये PhD मैंने बताया नहीं, ये फंडेड है। अगर तुम JRF स्कोर कर पाए, अगर 95 या 100 से ऊपर एक सेफ खेलें अगर, तो 110-115 के आसपास अगर नंबर ले पाएँ तो तुम फंडेड PhD करोगे, मतलब तुमको सरकार पैसा देगी। और साथ में तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो मतलब एज अ प्रोफेसर के साथ साथ तुम PhD भी कई जगह पे कर सकते हो। तो पैसा तो तुमको असिस्टेंट प्रोफेसर का मिल ही रहा है, साथ में PhD भी कर रहे हो, तो ये चक्कर है। तो सैलरी तो इसमें अच्छी रहती है, मतलब क्लास A लेवल ऑफिसर वाली सैलरी। भैया सरकारी की सैलरी अलग होगी ना प्राइवेट की? हाँ, सरकारी में तो बढ़िया मिलती है, किसी बढ़िया जो प्राइवेट